नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके, यह उसके 52 सत्र का तीसरा भाग है। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल है, जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सभी के लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसको अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे या फिर इन वीडियोस को अपने चैनल पर चलाना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह भी उसकी फ्री विल है। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। धन्यवाद। जैसा कि कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं थोड़ा जिज्ञासु हूँ। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं एक बयान देना चाहता हूँ जिसे मैंने सहज यानी इंट्यूटिवली रूप से देखा है, जो गलत भी हो सकता है। आप गुलेल प्रभाव की बात कर रहे थे और उस शब्द ने मुझे उलझन में डाल दिया है। केवल एक चीज़ जो मैं देख सकता हूँ वह यह है कि आपको क्राफ्ट में तब तक ऊर्जा डालनी चाहिए जब तक कि वह रोशनी की गति तक ना पहुँच जाए, और इसके लिए निश्चित रूप से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। समय का फैलाव है, डायलेशन है, और मुझे ऐसा लगता है कि यात्रा की दिशा में 90 डिग्री मुड़कर किसी तरह इस जमी हुई ऊर्जा को दिशा या अर्थ के उपयोग में बदलाव संभव होगा, ताकि आप स्थान समय से बाहर निकलकर 90 डिग्री झुकाव के साथ समय स्थान के अंदर जाएं। तब उस ऊर्जा को समय स्थान से निकालकर और उस ऊर्जा के परिवर्तन के अंत में आप उसे स्थान समय में दोबारा प्रवेश करेंगे। क्या मैं इस पर किसी भी तरह से सही हूँ? तो दोस्तों, ये जो सवाल यहाँ पर डॉन ने किया, ये बड़ा ट्रिकी सवाल है। ये थोड़ा सा ना साइंटिफिक है सवाल। तो इसमें उन्होंने कहा कि मेरे को आपने जो बात बताई ना कि कुछ लोग ये गुलेल के प्रभाव से, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए अपने क्राफ्ट की पोलैरिटी शिफ्ट कर देते हैं। यानी अगर वो नॉर्थ में अगर नॉर्थ कर देंगे तो नॉर्थ से उन्हें धक्का लगेगा तो वो सीधा साउथ की तरफ जाएंगे, और साउथ की तरफ जाते ही वो दोबारा उसको साउथ कर देंगे और वहाँ सामने से उन्हें झटका लगेगा, उसके बाद एकदम से न्यूट्रल कर देंगे। तो इसका मतलब क्राफ्ट एक दिशा से दूसरी दिशा में जा सकता है। ठीक है, ये था हमने जो पहले के सत्रों के अंदर चेक किया। तो वो कह रहे मैं इसको लेके ना थोड़ा सा उलझन में पड़ गया हूँ, और जो ये इंट्यूटिवली अंदर से जो सहज एक अंदर से आता है ना कि भाई मेरे को ऐसा लग रहा है शायद ये चीज़ ऐसे काम करती है। तो डॉन को लगा, डॉन ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो क्राफ्ट है ना, इनके अंदर जो ऊर्जा है, यानी अब ये ऊर्जा है कौन सी? ये ऊर्जा तो वही है ना जो इसी हवा के अंदर है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसके बारे में बात हो रही है। तो कह रहे कि इसके अंदर तब तक डालनी चाहिए ऊर्जा इस क्राफ्ट के अंदर कि जब तक ये रोशनी की गति तक ना पहुंच जाए, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट तक ना पहुंच जाए। आप में से दोस्तों कई लोगों को ऐसा लगता होगा स्पीड ऑफ लाइट जो है ना, स्पीड की बात हो रही है। वो स्पीड की बात नहीं हो रही होती है, वो हो रही होती है डिस्टेंस की बात, कि एक जगह से दूसरी जगह के बीच में कितना डिस्टेंस है, उसको आप स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं, कि कितने लाइट ईयर्स लगेंगे आपको वहाँ पहुँचने में। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक तो अत्यधिक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, और दूसरा समय का फैलाव भी होता है, यानी समय हर जगह पर अलग अलग होगा। क्योंकि अगर हमारे यहाँ पर धरती पर भी देखें हम, यहाँ पर कुछ और चल रहा है, किसी और कंट्री के अंदर कुछ और चल रहा है, किसी और कंट्री के अंदर कुछ और समय चल रहा है ना। तो एक तरीके से हमारे प्लेनेट के ऊपर ही अगर हम इसको लगा के देख लें तो समय का फैलाव तो है ही। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि इसको करने के लिए ना आपको 90 डिग्री मुड़कर उस तरीके से इस ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए कि आप समय स्थान से बाहर निकलकर 90 डिग्री झुकाव के साथ समय स्थान के अंदर चले जाएं, यानी कि आप इसी हवा के अंदर गायब हो जाएं। अगर यहाँ पे आप देखें स्थान समय, यानी जो आपको दिख रहा है, जो जगह है, सारी चीज़ें जो आप देख पा रहे हैं, यानी दृश्य चीज़ें, दृश्य चीज़ों से निकलकर समय स्थान यानी अदृश्यता में चले जाएं। आप 90 डिग्री का झुकाव अगर करके इसके अंदर चले जाओगे, तब उस ऊर्जा का इस्तेमाल दोबारा करके
आप उसी समय स्थान यानी उसी अदृश्यता का इस्तेमाल करके उसके अंदर 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 चल रहे हो, और उसके अंदर चल के फिर दोबारा जहाँ आपको निकलना है ना, स्थान समय में दोबारा प्रवेश कर जाओ। यानी कि आप पहले दृश्यता में थे, आपको जो दिख रहा है, फिर आप अदृश्यता में गए, उस अदृश्यता के अंदर आपने ट्रैवल किया, और फिर दोबारा आप जिस जगह पर आपको निकलना है उस जगह पर निकल के आ गए, जो कि दृश्य है, ठीक है, जो कि दिख रही है आपको। यानी कि मान लो किसी को कैलकाटा से लेकर दिल्ली ट्रैवल करना है, तो वो कैलकाटा से दिल्ली जैसे हम एरोप्लेन से जाते हैं वो वैसे नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो दृश्य है, वो वहाँ से गायब होगा। उसका क्राफ्ट इस तरीके से डिज़ाइन होगा कि वो वहाँ पे 90 डिग्री का एक टिल्ट लेगा। अभी जो 90 डिग्री का टिल्ट है वो अभी जवाब में पता चलेगा हमें। तो वहाँ से टिल्ट लेगा, और टिल्ट होते ही और वो अपने आप को अदृश्यता में ले जाएगा। अब उस अदृश्यता में वो तेज़ी से ट्रैवल करके दूसरी साइड में, यानी अगर दिल्ली उसको निकलना है तो वो दिल्ली निकल आएगा इसी हवा में से। तो आप सोच सकते हैं कि मान लीजिए आपकी हवा है और आप अभी ये सेशन सुन रहे हैं, और इसी हवा में से अचानक से मैं निकल के आपके सामने आ जाऊँ। ये कुछ कुछ ऐसा है कि जहाँ पर मैं बैठा हूँ या और भी कोई लोग बैठे हुए हैं, वो वहाँ से गायब हो जाएं और आपके सामने निकल के आ जाएं। तो इसको कहते हैं स्थान समय से निकलना, समय स्थान में घुस जाना, और फिर दोबारा स्थान समय में आ जाना। यानी कि दृश्यता से अदृश्यता में जाना, अदृश्यता से दृश्यता में आ जाना, इस तरीके से। तो राय इसका जवाब देते हैं, जहाँ तक आपकी भाषा आपको ले जा सकती है, आप बिल्कुल सही हैं, और आपने अब तक जो सीखा है उसी के कारण इस अवधारणा को व्यक्त करने में आप हमसे अधिक सक्षम हैं। हमारी ओर से एकमात्र सुधार यदि आप चाहते हैं, तो हम ये सुझाव देना चाहते हैं कि आप जिस 90 डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं, वह एक ऐसा कोण है जिसे टेज़रेक्ट के एक हिस्से के रूप में सबसे अच्छा समझा जा सकता है, जो कि एक क्यूब या 4 आयामी 4 डायमेंशनल एनालॉग है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि देखो, आप जिस तरीके से इसको समझे हो ना, काफ़ी हद तक बिल्कुल सही समझे हो, और हमसे ज़्यादा सक्षम हो इस बात को बताने के लिए, क्योंकि हम तो इसको टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते ही हैं, हमें तो पता ही है इसका इस्तेमाल कैसे होता है। लेकिन आप अपने लेवल पे जो सोच रहे हो ना, वो बिल्कुल ठीक है। और आप अगर एक टेज़रेक्ट के बारे में सोचो, जो कि अपने आप में क्यूब होता है, ठीक है, अभी हम देखेंगे कि वो होता क्या है। उसके अंदर अगर आप 90 डिग्री देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 4 डायमेंशनल का एनालॉग है। यानी ऐसा लगता है जैसे कि एक डेंसिटी से 4th डेंसिटी में आप घुस गए, उसके जैसा ही है ये। तो इसको समझने के लिए दोस्तों हम लोग एक इमेज से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है और साइंटिफिक भी है, तो इसको इतना समझना आसान नहीं है। तो आपके सामने एक ये टेरासेक्ट दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसके अंदर आप देखिए कि मान लीजिए अंदर वाला ये जो है ना क्यूब, आप इसको ये मान लीजिए तीसरी घनत्वता है, और ये जो बाहर वाला क्यूब है ना, इसको आप समझ लीजिए ये है चौथी घनत्वता, या तीसरी घनत्वता के बाहर की कोई घनत्वता, ठीक है, जो कि अदृश्य है। बाहर वाला आप ये सोच के चलिए अदृश्य है, अंदर वाला आप सोच के चलिए दृश्य है। अब ये जो अंदर वाला है, अगर इसके इस कोण से, मतलब जहाँ पर ये अभी ये मेरा कर्सर है, यहाँ से अगर आपको इस कोण तक आना है, यानी ऐसे आना है आपको सीधा, तो आप कैसे जाओगे? आप अगर ऐसे जाओगे, आप यहाँ से लोगे एक स्टेप ऐसे, एक स्टेप ऐसे राइट, मतलब यहाँ से सीधे आए, फिर यहाँ से राइट हुए, फिर यहाँ से नीचे गए, तो 3 स्टेप हो गए। आप यहाँ से इधर गए, इधर से इधर गए, फिर इधर गए। तो ये सारा काम आप किस में कर रहे हो? आप दृश्यता में कर रहे हो, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर चलने के लिए आपको ऐसा लगेगा कि ये तो यार दृश्यता में तो मेरे को 3 स्टेप लेने पड़ रहे हैं, लेकिन अदृश्यता में स्टेप ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसमें क्विकली निकला जा सकता है, और उसका कारण भी है जो कि अभी हम समझेंगे। तो अगर आपको इस जगह पर आना है, तो आप इसके लिए कैसे आएंगे? आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। आप या तो चाहें इसके अंदर से निकल के आप यहाँ से राइट हों, ठीक है, या फिर यहीं से अदृश्यता में निकलें, फिर यहाँ से यहाँ निकलें, फिर यहाँ से यहाँ निकलें, फिर यहाँ से यहाँ निकलें, और फिर यहाँ से यहाँ निकलें। तो स्टेप कितने हो गए? आपने 90 डिग्री का एंगल यहाँ से लिया, एक यहाँ से गए आप बाहर अदृश्यता में, और उसके बाद आपने दूसरा स्टेप लिया अदृश्यता में, यहीं से यहीं आए, फिर यहाँ से राइट गए आप अदृश्यता में, फिर यहाँ से नीचे आए, फिर यहाँ से इस जगह पर पहुँच गए। दोबारा 90 डिग्री के एंगल लिए जा रहे हो आप, यहाँ से ऊपर पहला 90 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, तीसरा 90 डिग्री, चौथा 90 डिग्री, पाँचवा 90 डिग्री। अब देखने में ये 5 स्टेप लग रहे हैं, लेकिन ये अदृश्यता में कर रहे हो आप सारा काम, और अदृश्यता में कंपनता होती है तेज़, यानी ऊर्जा का बहाव भी तेज़ होता है। तो वहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा ऊर्जा रहेगी,
बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। तो इसका मतलब आप यहाँ से जब इसके अंदर निकल के, पहली बात तो आपको इतनी ऊर्जा होनी चाहिए आपके क्राफ्ट के अंदर कि आप यहाँ से पहली बात तो निकल के अदृश्यता में जाओ, और फिर इतनी पावरफुल ऊर्जा का इस्तेमाल करके आप यहाँ से झक 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 करके एकदम से तेज़ी से यहाँ पे इधर आ जाओ। अब इसको समझने का केवल टेज़रेक्ट तो चलो उन्होंने एक तरीका बताया, इसको समझने का एक और तरीका होता है जिसे कहते हैं लीनियर स्पेस टाइम ड्रॉप। तो इसमें हम लोग इसको समझने के लिए ना हम लोग इस इमेज को देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे लीनियर स्पेस टाइम, यानी जो समय और जगह है वो लीनियरिटी में देख रहे हैं हम लोग, यानी जैसे हमें दिखती हैं चीज़ें। तो अगर हमें एक जगह से ए पॉइंट है ये, और यहाँ से हमें पॉइंट बी पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को अगर समझ लें तो हम लोग इस पे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, धीरे 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 चलते चलते, या कितनी भी मैक्सिमम स्पीड ले लें उसको लेके अगर हम पहुँचेंगे पॉइंट बी पे पहुँचेंगे हम। लेकिन ये सारा काम जो हो रहा है ना वो दृश्यता में हो रहा है, यानी स्पेस टाइम में, ठीक है। अब इसको करने का एक तरीका और है, अगर जैसे रा ने बताया या फिर हम लोग जो बाकी जितनी सभ्यताएं हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वो करती हैं, जो हाई डेंसिटी की सिविलाइजेशन है वो करती हैं। वो क्या करते हैं, मान लो उन्हें ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, तो अगर वो इस लाइन को देखें तो इस लाइन के अंदर अगर आप नोटिस करें तो बहुत सारे डॉट्स अगर आप लगाते जाएंगे ना तो एक लाइन बन जाती है। तो हमने क्या किया, इसी लाइन को डॉट की तरीके से कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये जितने भी डॉट्स हैं ना ये आपको इन डॉट्स को सबको कनेक्ट कर दो तो बनेगी लाइन ही। जैसे हम बचपन में वो हाथी नहीं बना देते थे, ए से बी, बी से सी, या कह लो 1 से 2, 2 से 3, ऐसे करके हाथी बना देते थे। लेकिन होते तो वो डॉट्स ही थे ना, पूरा जब आप उसको कर लेते थे तो बन जाता था ना हाथी पूरा। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखेंगे वो क्या करते हैं करने के लिए, अभी अगर वो इस पे डॉट पे एक 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 एक, एक चलेंगे तो ऐसे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो क्या करेंगे, इस एक डॉट पे ए पे एकदम से 90 डिग्री का एंगल लिया, टिल्ट किया, अदृश्यता में गए और यहाँ से यूं गए और यूं गए, 3 स्टेप में आ गए बाहर। इधर से नीचे ड्रॉप किया अदृश्यता में, फिर यहाँ से तेज़ी से मूव किया राइट में जहाँ पर ये वाला एरो है, फिर दोबारा ऊपर से एकदम तेज़ी से मूव किया और बी पॉइंट पे निकल आए। यानी बीच का जितना हिस्सा था वो सारा ड्रॉप कर दिया, लीनियर स्पेस टाइम को ड्रॉप ही कर दिया। उन्होंने ये सीधा वाला रास्ता लिया ही नहीं, उन्होंने 3 स्टेप में कन्वर्ट कर दिया इसको। यहाँ से अदृश्यता में गए, अदृश्यता के अंदर ही बड़ी तेज़ी से निकले और बी पे निकल गए। अब सोचने वाली बात यह है कि अदृश्यता में ऐसा क्या है कि ये इतनी तेज़ी से चल जाते हैं। वो इसलिए तेज़ी से चले जाते हैं, अब हम इसको एक फ्रीक्वेंसी के पैटर्न को देखते हैं यहाँ पर। ये थोड़ा साइंटिफिक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आए। आप इसमें देखेंगे कि अगर हम ये ऊपर वाली लाल वाली लाइन को देख ले तो इसमें वेव बड़ी धीरे 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 फैली हुई हैं, बड़ी फैली हुई हैं, ठीक है ना। तो ये दर्शा रही है कि भाई ये आराम आराम से धीरे धीरे काँप रही हैं। जो भी चीज़ धीरे धीरे काँपेगी वो दृश्यता में आएगी। फिर इसके बाद देखिए ये उससे और तेज़ी से काँप रही है, फिर इसके नीचे वाली हरी वाली देखिए ये उससे तेज़ी से काँप रही है, उसके नीचे वाली देखिए वो उससे तेज़ी से काँप रही है, उससे सबसे नीचे वाली देखेंगे आप और उससे तेज़ी से काँप रही हैं। तेज़ी से काँपने का कारण क्या है, इसका मतलब ऊर्जा बहुत तेज़ी से बह रही है इनके अंदर। तो अगर कोई ये लाल वाली से सीधा नीचे ये पर्पल वाली के अंदर आ जाए, वॉयलेट के अंदर आ जाए, तो यहाँ से सीधा इसके अंदर ड्रॉप करके बड़ी तेज़ी से इसके अंदर जा सकता है और यहाँ से निकल के दोबारा ये लाल वाली के अंदर से निकल के आ सकता है ना। तो ऊर्जा इतनी स्पीड में होती है ना यहाँ पे, और क्योंकि सब कुछ रचयिता ने तरंगों में बना रखा है तो उनके अंदर ये जो पूरा समुद्र है ना इसके अंदर भी लेवल्स हैं। जैसे समुद्र के अंदर होता है ना कि ऊपर जो समुद्र होता है उसकी जो लहरें चल रही होती हैं वो अलग, लेकिन समुद्र के नीचे 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 आप जितना जाते जाओगे ना उतना ठहराव आएगा, उतना ज़्यादा ठहराव आएगा। ठहराव आने का कारण है क्योंकि वहाँ पर कंपनता तेज़ है, ऊपर कंपनता धीरे है, उसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि भाई समुद्र की लहरें तेज़ हैं, लेकिन नीचे ठहराव आपको ज़्यादा मिलेगा और उसमें आप तेज़ी से निकल पाओगे, ठीक है। और इसको समझने के लिए एक चीज़ और कही जा सकती है कि आपने कभी देखिए, आप हॉस्पिटल वगैरह कभी गए हो तो वहाँ पे ईसीजी मशीन लगी होती है ना, जो पेशेंट होता है उसको लगी होगी तो उसके पीछे चल रही होती है, उसके अंदर भी वेव्स चल रही होती हैं, है ना। आप उसमें नोटिस करेंगे कि जब तक उसकी हार्ट बीट चल रही होती है तो उसके अंदर भी इसी तरीके की वेव्स चल रही होती हैं, है ना, ऐसे 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 करके तो ये वेव्स चल रही होती हैं। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति की, मान लो भगवान ना करे, उसकी किसी की मृत्यु हो जाए तो वो जो लाइन है ना सीधी हो जाती है। वो सीधी होने का मतलब ये होता है कि अब उसका हार्ट स्टॉप हो गया है। हार्ट स्टॉप होने का मतलब क्या होता है, टाइम स्पेस में चला गया वो व्यक्ति, यानी स्पेस टाइम, अभी वो दृश्यता में जी रहा था अब वो टाइम स्पेस में निकल गया है, यानी उसकी सारी चीज़ें फ्लैट हो गई हैं। वो जो लाइन थी, ये जो वेव्स थी वो फ्लैट हो गई हैं।
इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़िंदा नहीं है, वो ज़िंदा है पर टाइम स्पेस में, यहाँ नहीं है वो, इस स्पेस टाइम में नहीं है, मतलब इस दृश्यता में नहीं है, लेकिन उससे निकल के उस फ्लैट लाइन का इस्तेमाल करके वो निकल गया बाहर, अपनी अदृश्यता में चला गया। फिर जैसा कि रा ने बताया कि वो अगला जन्म लेगा, अगला जन्म लेगा, वो फिर दोबारा इन्हीं वेव्स के अंदर खेलेगा, जो भी दृश्यता वाली वेव्स हैं उसके अंदर खेलेगा। इसलिए अपने आप में अगर आप देखें तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एक वीडियो गेम की तरह कि आपने खेला, उसके बाद यहाँ पे आपकी लाइन फ्लैट हुई, फ्लैट होते ही आप फिर दोबारा नई अपनी बॉडी लोगे, सारी चीज़ें चूज़ करोगे, फिर दोबारा खेलने के लिए आ जाओगे। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, क्योंकि साइंटिफिक भी था और थोड़ा सा ट्रिकी भी था, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तो कृपया उसका इस्तेमाल कर लें। तो खैर अगला सवाल फिर डॉन करते हैं। धन्यवाद। बस एक छोटी सी बात जो मुझे परेशान कर रही थी, जिसका वास्तव में कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो क्या एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से जो तीसरी घनत्वता में हमारी आज की स्थिति में दूसरों की सेवा के मार्ग का पालन करना चाहता है, क्या उसके लिए व्यक्तित्व के अनुशासन, स्वयं के ज्ञान और इच्छा शक्ति को मजबूत करने के अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण है? तो ये अच्छा सवाल किया डॉन ने। डॉन ने कहा कि एक बात मुझे परेशान कर रही थी कि मान लीजिए कोई तीसरी घनत्वता में हमारे जैसा इंसान है, तो उसको यहाँ पर अगर दूसरों की सेवा का अगर कार्य करना है, दूसरों की सेवा के लिए उसका झुकाव होना चाहिए, तो क्या उसको व्यक्तित्व के अनुशासन यानी मेडिटेशन और स्वयं का ज्ञान और अपनी जो फ्री विल है उसको काफ़ी मजबूती से इस्तेमाल करना, क्या यही महत्वपूर्ण है या इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण है? तो राय इसका जवाब देते हैं, यह तरीके हैं, यह दिल या केंद्र नहीं है। आइए हम विकास क्रम के दिल यानी केंद्र की जांच करते हैं। यह याद रखा जाना चाहिए कि हम सब एक हैं। यह सबसे प्रमुख सीखना और सिखाना है। इसी एकता में प्रेम मौजूद है। यह एक प्रमुख सीखना और सिखाना है। इसी एकता में प्रकाश भी स्थित है। यही वो अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है जो अस्तित्व के सारे स्तरों में दिखाई देता है। एकता, प्रेम, रोशनी और आनंद, यही आत्मा के विकास क्रम का दिल है। दूसरी श्रेणी के पाठ ध्यान और सेवा में सीखे सिखाए जाते हैं। किसी बिंदु पर इकाई इन केंद्रीय विचारों या विकृतियों द्वारा इतनी आसानी से सक्रिय और संतुलित हो जाता है कि जो तरीके आपने बताए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हालांकि ब्रह्मांड का रहस्य अखंडित, अनब्रोकन और एक है, जो हमेशा रचयिता से शुरू होता है और उसी में ख़त्म हो जाता है, तरीकों में नहीं। तो यहाँ पर देखिए रा ने कितना अच्छा जवाब दिया। रा ने ये कहा कि सबसे पहली बात तो ये याद रख सकते हो, तो रख लो दोस्त, कि हम सब एक हैं, क्योंकि हम सब भी इन्हीं तरंगों में बने हुए हैं। जैसे दोस्तों आपको ये तरंगे दिख रही है ना यहाँ पे स्क्रीन पे, इन्हीं तरंगों के अंदर हम लोग बने हुए हैं और इन्हीं तरंगों से बने हुए हैं। एक एक कण के अंदर रोशनी की तरंगे हैं। तो देखा जाए तो हम घूमते फिरते होलोग्राम्स हैं जिनके अंदर रोशनी की तरंगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बोला हम सब एक हैं। जो हायर डेंसिटी वाले हैं वो तेज़ी से काँप रहे हैं, ठीक है, वो हायर डेंसिटी के लेवल पे इन तरंगों में काँप रहे हैं। हम लोअर डेंसिटी के हैं तो धीरे धीरे वाली तरंगों में काँप रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो हमारे लिए दृश्य होंगी। ये जो तेज़ी से काँप रही हैं उनके लिए वो वाली सारी चीज़ें दृश्य होंगी। और रा ने, आपको याद होगा एक बार पहले भी बोला था, रा ने कहा था कि ये जो ऊपर की घनत्वता के होते हैं ना, उनके लिए उनसे नीचे की घनत्वता सारी दृश्य होती हैं, लेकिन उनके लिए उनसे ऊपर की घनत्वता दृश्य नहीं होती है। यानी कि अगर हम ये लाल वाली लाइन को ये मान लें कि हम तीसरी घनत्वता में हैं, या मान लें कि हम लोग ये ग्रीन वाली को ले लेते हैं, ग्रीन वाली को देखें हम तीसरी घनत्वता में, इतनी धीरे धीरे हमारी जो अंदर की तरंगें हैं वो ऐसे काँप रही हैं, ठीक है, तो हमें अपने नीचे की तो दिख सकती है, जैसे जानवर, पेड़ पौधे, ठीक है, झरने, ये सारी चीज़ें, पानी, ये सारी चीज़ें हमें दिख रही है। लेकिन ये पानी वगैरह तो फिर भी हाई डेंसिटी है, क्योंकि वो इसलिए हाई डेंसिटी है क्योंकि वो ज़्यादा पतली है। जो चीज़ ज़्यादा हार्ड होती जाएगी ना वो उतनी लोअर काँपेगी, ठीक है, उतनी धीरे धीरे काँपेगी। उन्होंने फिर ये कहा कि भाई ऊपर वाली घनत्वता वाले हैं उनको नीचे दिख जाता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर घनत्वता जो है वो बड़ी तेज़ी से काँप रही है, तो उनको हम तो दिख सकते हैं लेकिन हमें वो नहीं दिखेंगे। ये ऐसे ही होता है। और जैसे ही कोई तीसरी चौथी घनत्वता में पहुंच जाएगा तो उन्हें बाकी सारे तीसरी घनत्वता के सारे ग्रह दिखेंगे, उन्हें पांचवी और छठी घनत्वता नहीं दिखेगी। लेकिन कांटेक्ट वो कर सकते हैं उनको, क्योंकि ब्रेन की वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो इन्हीं तरंगों के अंदर चलेंगी ना। तो अगर आप मेडिटेशन में बैठोगे तो मेडिटेशन में बैठने के बाद जो ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज हो जाती हैं वो अगर इनसे मैच हो गई तो इनके पास वो पहुँच जाती है।
और मेडिटेशन में बोला जाता है कि जो हमारा ब्रेन है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी मतलब फास्ट हो जाती है कि वो इतनी तेज़ी से कांपती है, जैसे ये आप ये नीचे वाली देख रहे हैं ना, बड़ी तेज़ी से कांपना शुरू करती है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि जो लोग समाधि में चले जाते हैं, जो लोग कहते हैं समाधि में मर गए, उनकी फ्लैट लाइन हो जाती है, क्योंकि वो फ्लैट लाइन जो है वो एकदम अल्टीमेट वाला लेवल हो जाता है, बिल्कुल अंदर जाके आप बिल्कुल लोगोस के अंदर घुस जाते हो। इसलिए ऐसा हो जाता है उनके साथ, और उन्हें सारी चीज़ें दृश्यता दिखने लग जाती है, क्योंकि उन्हें ये नीचे की जितनी घनत्वता है ना, सारी दिखने लग जाती हैं, और सब चीज़ें एक जगह से दिखती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे एक टीवी पे पूरा ब्रह्मांड दिख रहा हो, बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है उनके साथ। तो खैर, यहाँ पे जो राह ने कहा, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जान लो कि हम सब एक हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सीखना और सिखाना, कि जो तुमने सीखा है वो दूसरों को सिखाना है, और इसी एकता में प्रेम मौजूद है, इसको भी जान लो। और ये जो सीखना और सिखाना है ना, इसी में ही सारा रचयिता का प्रकाश स्थित है, कि जो तुम सीख रहे हो वही दूसरों को बताए जा रहे हो, तो तुम्हारे अनुभव चल रहे हैं इसके अंदर। और इसमें भी उन्होंने कहा जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा इसमें है ना, वो अलग अलग स्तरों में दिखाई देती है। अगर तुम देखोगे, एकता अगर तुम्हें समझ में आ गई रचयिता की, उसका प्रेम तुम्हें समझ में आ गया, उसकी रोशनी यानी ये तरंगे समझ में आ गई, और उसका आनंद तुम्हें समझ में आ गया ना, तो जो तुम्हारा विकास क्रम है ना, वो ही इस चीज़ का दिल है, और वो ही तुम्हें तेज़ी से आगे अग्रसर कराता रहेगा, तुम बिल्कुल आगे निकलते रहोगे। फिर इसमें उन्होंने आगे ये कहा कि एक दूसरी श्रेणी का पाठ, यानी कि ध्यान में सेवा में सीख सिखाया जाता है। यानी जब आप ध्यान करते हो ना, तो आपका संतुलन बनना शुरू होता है, और आप उसमें सीखते भी हो, आपको टेलीपैथिक मैसेजेस भी आते हैं, आपको विजन्स भी आते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो उनके अंदर जो आप सीखते सिखाते हो और सीखते हो ना, वो आप फिर दूसरों को सिखाते हो। और इसी वजह से वो कह रहे हैं कि ये सारी जितनी भी चीज़ें हो रही होती है ना, ये एक एक्टिवेशन की तरफ आपको लेके जा रही होती है, और आपको संतुलित कर रही होती हैं, क्योंकि जो आप सीख रहे हो अब आप दूसरों को बता रहे हो, सीख रहे हो दूसरों को बता रहे हो, तो आप भी एक रिसीवर की तरह काम करने लग जाते हो और ट्रांसमिट कर देते हो आगे, और वहाँ से आप रिसीव कर रहे होते हो रचयिता की सोच से। ये जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास भी आ रही होती है, हायर डेंसिटी के भी जितने भी बींग्स हैं, वो जो हम लोगों को भेज रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन, वो रचयिता की ही सोच से निकाल कर दे रहे होते हैं। तो वहाँ से निकालते हैं इन्फॉर्मेशन, हमारे दिमाग में आई, फिर हमारे दिमाग के अंदर विजन्स वगैरह जो भी आए, फिर हमने दूसरों को बता दिए। बस यही है सीखना सिखाना। अब हो सकता है सामने वाला उस बात को समझ पाए या ना समझ पाए, परंतु इससे आपका संतुलन धीरे धीरे बनता चला जाएगा। और इसमें भी वो कह रहे हैं, हालांकि हम आपको ये बता दें, ये जो ब्रह्मांड का ये जो रहस्य है ना, ये अनब्रोकन है, इसको आज तक कोई नहीं जान पाया है। कोई भी नहीं जान पाया कि रचयिता की ये जो तरंगे इतनी सारी बह रही हैं, अगर हम इस इमेज को भी देखें कि यही रचयिता है, रचयिता ने अपने आप को तरंगों में कन्वर्ट कर लिया, भगवान ने अपने आप को तरंगों में कन्वर्ट कर लिया, इसलिए ना उसका कोई रूप है ना आकार है। तो सारे के सारे परेशान है कि भाई भगवान है कौन, भगवान है कौन। अब रूप आप कोई सा भी दे दो, अगर कोई हाई डेंसिटी का हमारे पास आ जाए तो हम तो उसे अवतरित कहेंगे कि वो अवतार आया है। तो इसी तरीके से, लेकिन वास्तविकता में बनाया किसने, बनाया तो इन तरंगों ने ही, इन्हीं तरंगों का इस्तेमाल होकर तो बनाया सब कुछ, और यही रचयिता है। और यही रहस्य है कि भाई ये बना कैसे, और इसके अंदर जब मिल जाएंगे तभी पता चलेगा इसका सोर्स कहाँ है, ये कहाँ से चल रही है जितनी भी तरंगे हैं। तो और जो सोर्स है वो है रचयिता के दिल की धड़कन। तो अंत में जाके सबको उस रचयिता के दिल की धड़कन को समझना होता है, और घुस जाते हैं सारे के सारे एंड में जाके रचयिता के दिल के अंदर। और जब वहाँ पहुँचते हैं ना, वहाँ पे महा आनंद होता है, और उस आनंद की प्राप्ति होने के बाद कोई भी व्यक्ति ना उसमें से आना नहीं चाहेगा बाहर। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि क्या ब्रह्मांड रचा है प्रभु तुमने, ये माया जो रची है आपने, और सब माया है, सब आपको लग रहा होगा रियल है, रियल नहीं है, सब माया है ये इसी के अंदर ही, जिसको हम लोग कहते हैं ना मोह और माया। मोह का मतलब लगाव, प्रेम, और माया क्या है भाई, यही जो तरंगे हैं ना, इन्हीं से सब कुछ बना हुआ है। यही इकट्ठी होकर जुड़ के एक जगह कोई रूप ले लेंगी, एक जगह इकट्ठे होकर जुड़ के कोई रूप ले लेंगी। हमारे कण कण के अंदर ये चल रही हैं, इसीलिए कहते हैं कण कण में भगवान है। तो अब ये समझ में आ गया होगा कि उन्होंने कहा कि भाई हमेशा जो है ना, रचयिता में ही सारी चीज़ें शुरू होती हैं और रचयिता में ही ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि अंत में जाके तुम इन्हीं तरंगों के अंदर बनोगे और इन्हीं तरंगों में मिल जाओगे, और यही है वो परम सत्य। और इन्हीं तरंगों के अंदर होते 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 तुम दोबारा रचयिता के दिल में चले जाते हो, और रचयिता के दिल की उस धड़कन को देखने लग जाते हो। यही होता है। खैर, अगला सवाल फिर डॉन करते हैं। धन्यवाद। आपने पिछले सत्र में कटाई के बारे में बताते समय अष्टक यानी ऑक्टेव से प्रकाश लाने वालों के बारे में बताया था। क्या मैं ये समझूं कि जो लोग आगे की घनत्वता में जाने वालों के लिए वर्गीकरण यानी ग्रेडेशन पर रोशनी डालते हैं, वे हमारे द्वारा अनुभव किए जाने वाले अष्टक के ऊपर होते हैं?
क्या आप मुझे इस रोशनी लाने वालों के बारे में बता सकते हैं कि वो कौन है? तो यहाँ पर ये जो बात की जा रही है ना दोस्तों, यहाँ पर बात की जा रही है कि जो हमारा ऑक्टेव है, मतलब हम लोग सातवीं घनत्वता कहाँ है? सातवीं घनत्वता है लोगोस के अंदर। लोगोस के अंदर चले जाते हैं ना, लेकिन उसके ऊपर भी है ऑक्टेव। कह रहे हो कि वो कहाँ पर होता है, और वहाँ से ये जो प्रकाश चलता है ये चलता है आपके लोगोस के अंदर। लोगोस से जाएगा सूरज के अंदर, सूरज से जाएगा हमारी पृथ्वी पे, पृथ्वी से ये स्कैटर होके फैल के हम सबके ऊपर आएगा। इस तरीके से ये होता है, और ये सारा रोशनी का ही खेल है, सब कुछ रोशनी का बना हुआ है, तरंगों का। तो वो कह रहे हैं कि ये जो प्रकाश लाने वाले होते हैं ये कौन होते हैं, इनके बारे में हमें ज़रा बताओगे? आपने कहा ये तो आठवीं मतलब घनत्वता के होते हैं, आठवें अष्टक पे होते हैं, टॉप लेवल पे। तो राय इसका जवाब देते हैं, यह इस कार्य का अंतिम पूरा सवाल होगा। यह अष्टक, ऑक्टेव, घनत्वता जिसके बारे में हमने बात की है वो ओमेगा और एल्फा दोनों हैं। अनंत ब्रह्मांडों का आध्यात्मिक वजन एक बार फिर से एक केंद्रीय सूर्य या रचयिता बन रहा है। तब एक नए ब्रह्मांड, एक नए अनंत, एक नए लोगोस का जन्म होता है, जिसमें वह सब शामिल होता है जो रचयिता ने स्वयं अनुभव किया होता है। इस नए अष्टक में वो भी है जो घूमते भटकते हैं। हम अष्टक की सीमा के पार बहुत कम जानते हैं, सिवाय इसके कि ये लोग हमारे लोगोस को पूरा करने में हमारे अष्टक की सहायता करने के लिए आते हैं। क्या कोई छोटा सवाल है जो इस समय आपके पास है? तो दोस्तों यहाँ पर जो इन्होंने जवाब दिया ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है। इसमें उन्होंने कहा ये जो अष्टक से आते हैं ना वो अल्फ़ा और ओमेगा दोनों ही हैं। आपको याद होगा हमने कॉस्मिक एग डिस्कस किया था एक सेशन के अंदर, जहाँ पर ब्लैक होल होता है, वाइट होल होता है, दोनों आपस में जुड़े होते हैं, और ये अंत में जाके जितने भी ग्रह, जितनी भी गैलेक्सीज हैं, या कह लो आकाशगंगाएं, इवन लोगोस भी हैं, ये सारा का सारा जाके उसके अंदर ब्लैक होल के अंदर घुस जाता है, और ये बिल्कुल रोशनी की तरह, तरंगों की तरह खींचते हुए जाता है ये पूरा का पूरा। जैसे मान लो रबर बैंड खींचते हैं ना, बिल्कुल इस तरीके से पूरी रोशनी खींचते 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 उसके अंदर जाएगी। तो वो ये कह रहे हैं कि वो तो अल्फ़ा और ओमेगा दोनों हैं, कह रहे वो वहाँ से निकल कर आते हैं। और वहाँ पर होता क्या है, वो कहते हैं कि वहाँ पर क्योंकि जितने भी ग्रह हैं, जितने भी और वो होंगी क्या कहते हैं आपकी आकाशगंगाएं, वो सारी घुल मिल जाती हैं। तो वहाँ पर ये सारे के सारे जब घुल मिल जाते हैं ना, तो ब्लैक होल के अंदर से घुस के पीछे से वाइट होल के अंदर से निकलते हैं। तो वो कह रहे यही वो आध्यात्मिक वजन होता है, यानी कि पूरी रोशनी एक जगह पर इकट्ठी हो गई है, और उस रोशनी से नए नए वो बन रहे होते हैं, दोबारा पीछे से नए नए लोगोस बन रहे होते हैं। तो वो जो लोगोस बन रहे होते हैं ना, उनके पास इतना ज़्यादा ज्ञान और इतनी ज़्यादा नॉलेज होती है ना, क्योंकि अब तो वो जितनी भी आकाश गंगाएं हैं, वो जितनी उसके अंदर घुल मिल गई हैं, जितनी सारी घुल मिल रही हैं, उनका भी अनुभव उन्होंने ले लिया अंदर ही बैठे बैठे, और सारा अनुभव एक जगह घुल मिल गया। तो उनका ज्ञान, उनकी जो नॉलेज होती है ना, वो उनसे ज़्यादा होती है जो ऑलरेडी अभी उस ब्लैक होल के अंदर घुसे नहीं हैं। तो वो वाइट होल्स की तरफ से, पीछे की तरफ से निकल के घूम के वहाँ से घूम के जाते हैं और उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं कि देखो भाई इस तरीके से चलता है पूरा ब्रह्मांड, इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। और इसमें भी वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो घूमते भटकते पहुंच जाते हैं वहाँ पे, यानी कुछ ग्रह के लोग ऐसे भी होते हैं जो बेचारे, हो सकता है कि कहते हैं उन्होंने क्राफ्ट बना रखे हों और वो वहाँ पर ब्लैक होल के पास पहुँचे, उनका देखे जरा ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, उनका क्राफ्ट के अंदर खिंच जाता है पूरा का पूरा। तो कह रहे हैं वो भी घूमते भटकते उसी के अंदर ही घुस जाते हैं। तो इस कारण से होता क्या है कि सबके ना अनुभव वहाँ पे घुल मिल जाते हैं। लेकिन ये जो अष्टक से आते हैं ना, इनके पास पूरी की पूरी जानकारी होती है और काफ़ी एडवांस लेवल के होते हैं। ये मतलब आप मान सकते हैं कि जहाँ रा ने बोला था ना कि वो तो इतने हायर लेवल के होते हैं जिनके बारे में मतलब अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है, हम भी नहीं जानते कि वो कौन है। तो यहाँ पर भी रा ने ये बोला कि हमें भी नहीं पता है कि उनके बारे में, क्योंकि रा अभी उस ब्लैक होल के अंदर घुसे नहीं है ना। वो कह रहे कि जब हम भी उस ब्लैक होल के अंदर घुस जाएंगे और पीछे की तरफ से घूम कर आएंगे ना, तब हमें भी इतना ज्ञान हो जाएगा, हमें भी सारी चीज़ें हो जाएंगी। खैर, फिर अगला सवाल डॉन करते हैं। केवल वही है जो हम कार्ला को अधिक आरामदायक बनाने या संपर्क में सुधार करने के लिए कर सकते हैं। तो रा कहते हैं कार्ला के फेफड़ों के क्षेत्र में कुछ विकृति है जो उसके शरीर की सही पोजीशन के कारण ठीक है। सब ठीक है, हम आपको, हमारे दोस्तों को एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में छोड़ रहे हैं, इसलिए एक अनंत रचयिता की शक्ति और शांति में आनंदित होते हुए आगे बढ़ें। आडने। तो दोस्तों यह सत्र भी अब यहीं समाप्त होता है, और ये जो 52वां सत्र है काफ़ी टेक्निकल नॉलेज से भरा हुआ था। तो अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता की शक्ति, उनके प्रेम और उनकी रोशनी में छोड़कर चलते हैं।
आदने हमारे दोस्तों, आदने वासु। धन्यवाद।